नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का सिग्मा गुरुकुल के YouTube क्लासरूम पर एक बार फिर से स्वागत है। और जो बच्चे एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए हमने एक क्लास बच्चों स्टार्ट की है। जो बच्चे ऑलरेडी इस क्लास को ले रहे हैं उन्हें ये बात पता है कि रोजाना रात को 10 बजे हमारे YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर एक क्लास होती है जिसमें हम लोग आने वाले एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोग आपको यहां पर सॉल्व कराते हैं। अभी तक मैथ्स की 2 क्लास बच्चों हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी उनको आप जरूर देखें, इससे आपकी तैयारी में थोड़ा सा आपको बूस्ट मिलेगा और आपकी हेल्प हो जाएगी। यही हमारा एम है कि एग्जाम देने से पहले कोई भी ऐसा कंसेप्ट या ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि कुछ पढ़ाई आप खुद करते हैं, कुछ हम लोग आपके साथ मिलके आपको तैयारी कराने की कोशिश करते हैं। तो उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम लोग मैथ की क्लास 3 को शुरू करते हैं। चलिए सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं और भगवान का नाम लेकर हम ये क्लास शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, the ratio of two numbers is 4:5 and their HCF is 6. Find their LCM। देखिए बच्चों, जब कभी आपको 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर अगर उनका आपको नंबर्स का रेशियो गिवन है और साथ में नंबर्स का HCF भी गिवन है तो LCM निकालने का आप डायरेक्ट तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए LCM निकालने का एक तरीका यह भी होता है, LCM इक्वल्स टू HCF into product of ratio of numbers। मान लीजिए कि 2 नंबर है या 3 नंबर या 4, कितने भी नंबर्स हैं, अगर नंबर्स का रेशियो आपको गिवन है साथ में HCF गिवन है तो LCM आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया HCF जो कि 6 है इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ नंबर्स, यानी रेशियोज को आपस में गुणा कर दो, 6 इंटू 4 इंटू 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा 120 LCM। तो मेन बात इस क्वेश्चन में क्या थी कि जब हमारे पास नंबर्स का रेशियो हो और HCF हो तो हम डायरेक्टली LCM ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। A toy is bought for ₹950 and sold at ₹1140. Find the gain %। देखिए एक खिलौने को 950 रुपए में खरीदा गया और 1140 रुपए में बेचा गया, तो आपको निकालना है कि प्रॉफिट % कितना होगा। प्रॉफिट % आपको निकालना है। तो बच्चों 950 और 1140 में 190 का गैप है, यही प्रॉफिट है। और आप जानते हैं प्रॉफिट को परसेंट में अगर कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी 190 का जो प्रॉफिट कमाया वो किस पे कमाया, 950 रुपए पर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 और 95, ये सीधा आपका 5 पे गया और 5 से ये 20 पे, तो 20% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 2 बातें हमेशा ध्यान रखना। प्रॉफिट % निकालना है तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। या आपको अगर लॉस % निकालना है तो इट विल बी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये 2 चीजें आपको जरूर काम आएगी क्योंकि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। और आखिरी में अगर आपको प्रॉफिट % या लॉस % निकालना है तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ये ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे आपका प्रॉफिट या लॉस % आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹X वर बोरोड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। देखिए X रुपए उधार लिए गए 5% के ब्याज पर 3 साल पहले, और कंपाउंडेड एनुअली, कैसे लिए गए, चक्रवृद्धि ब्याज पर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज 18,522, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। किसी ने X रुपए 3 साल पहले उधार लिए
और 5% का ब्याज लगा, तो 3 साल बाद अब वो जो पैसे हैं वो 18,522 हो चुके हैं। तो आपको निकालना है कि कितने पैसे उधार लिए थे। अब देखिए एक बात पे ध्यान देना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इसमें बहुत सारी चीजें छिपी होती है। 5% है बच्चों रेट, 5% की वैल्यू होती है 1/20, 1/20। इसका मतलब अगर 20 रुपए लिए थे तो वो 1 साल बाद 21 रुपए हो जाएंगे, और 3 साल बाद की बात हो रही है तो इसका क्यूब कर दीजिए। देखो 1/20 रेट का मतलब क्या होता है, 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा। ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला इंटरेस्ट। अब अगर 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो 3 साल या 2 साल अगर है तो इसका क्यूब कर दीजिए। इसका मतलब 8,000 रुपए कितने हो जाएंगे, 9,261। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है और ये आपको निकालना है। 9,261 की वैल्यू है 18,522, और देखिए 9 दूनी 18, ये डायरेक्ट इसका डबल है। 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 8,000 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 16,000। ठीक है, तो ये तरीका बहुत आसान होगा। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और सारे ही सही है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके में आपको कॉन्फिडेंस आए या आपका टाइम सेव हो, वो तरीका हम लोग यहां लगाने की कोशिश करते हैं। तो 5% रेट 1/20 यानी कि 20 रुपए 21 हो जाएंगे 1 साल में, और 3 साल में 21 गुणा 21 गुणा 21 और 20 20 20 यानी 8,000 से 9,261 हो जाएंगे। और जो पैसे दिए हैं वो 18,522 है। 9,261 का ये डबल है, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 8,000 की वैल्यू क्या होगी, 16,000। यही आपका एक्स होगा। इसका मतलब 16,000 रुपए उधार लिए थे 5% के ब्याज पर। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके को सीखना, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा और बहुत जल्दी आंसर निकल आएगा। नहीं तो बच्चा इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में उलझ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। ठीक है, हेमिस्फीयर का, और पाई की वैल्यू 22/7। डायमीटर 14 है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में यहां 14 लिख देंगे, ध्यान रखें ये डायमीटर है। रेडियस होगी 7, ये कैंसिल और अपना आंसर आ जाएगा 21 गुणा 22, जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना था, डायमीटर आपको गिवन है, उससे रेडियस आ जाएगी, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, रीटा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। रीटा किसी काम को 14 दिनों में कर सकती है, और गीता उसी काम को 21 दिनों में कर सकती है, और गीता कैन डू इट इन 21 डेज। अब 14 और 21, आप सभी एक बात जानते होंगे, टाइम एंड वर्क में टाइम का एलसीएम वर्क होता है, तो 14 और 21 का एलसीएम हम ले सकते हैं 42। ये हो गया वर्क। और तीसरी चीज क्या निकाली जाती है, एफिशिएंसी, यानी काम करने की क्षमता, या एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। तो 42/14, और एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो। अब 42 को 14 से डिवाइड करोगे तो रीटा एक दिन में 3 काम करती है और गीता एक दिन में 2 काम करती है। अगर वो दोनों मिलकर इस काम को एक साथ करें तो काम कितने दिन में होगा, तो रीटा प्लस गीता अगर पूरा 42 काम एक साथ करेंगे तो 3 और 2 5, क्योंकि आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखें, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 42 है, एफिशिएंसी दोनों की मिला के 5 है, तो इनको 8.4 डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में। यही हमारा आंसर होगा। तो टाइम एंड वर्क में बस एक बेसिक फॉर्मूला याद रखें, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम का एलसीएम वर्क होता है, और वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आती है, एफिशिएंसी। उसके बाद दोनों मिलके करेंगी तो दोनों अपनी एफिशिएंसी का इस्तेमाल करेंगी, और काम कितना है, 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए ग्रेटेस्ट वर्ड अपने आप में क्या बताता है कि ये HCF का क्वेश्चन होगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1780 एंड 2452 लीव्स द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। HCF के क्वेश्चन में कभी भी अगर रिमाइंडर गिवन है तो रिमाइंडर को माइनस करो और HCF निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे 48 से डिवाइड करो, अगर 4 रिमाइंडर बचा दोनों में तो वही आंसर। तो अगर आप तरीका भूल भी जाएं तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहले ऑप्शन से दोनों नंबर्स को डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 4 बचता है तो वही आपका आंसर, नहीं तो अगले ऑप्शन से डिवाइड करो। मैक्सिमम 3 ऑप्शन तक आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन में आंसर नहीं मिला तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली आंसर होगा। तो पहला तरीका तो है ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो, अगर आपका डिवाइड फास्ट है। अगर डिवाइड फास्ट नहीं है तो फिर सुनिए तरीका। 2 नंबर है, एक 1780 और एक 2452, ठीक है। पूछ रहा है इनको किस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि रिमाइंडर 4 बचे। HCF के क्वेश्चन में जब भी रिमाइंडर गिवन हो तो सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कर लो। इधर आ गया 1776 और यहां पर 2448, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, HCF, और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 4 एक्स्ट्रा है तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो मेनली याद क्या रखना है, जब ग्रेटेस्ट की बात आती है तो HCF का क्वेश्चन होता है। HCF के क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर गिवन है तो पहले रिमाइंडर को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो नंबर आएंगे उनका HCF ही हमारा आंसर होगा। अब यहां से आप HCF निकालिए, डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 1 पे 1776, यहां बचेगा 2, 14 में से 7 गया 7 और 13 में से 7 गया 6। उसके बाद फिर से करेंगे डिवाइड 1776, अब ये 2 पे जाएगा 1344, 2 3 4 432 से फिर डिवाइड होगा 676, 1 पे 432 और ये आ गया हमारे पास 4 4 और 2 244। उसके बाद फिर डिवाइड होगा 432, अगेन 1 पे जाएगा 244 और यहां बच गया 8 और सॉरी यहाँ 672 था बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दी, इसको मैं दोबारा कर देता हूं। देखिए 672 था यहाँ पर, ठीक है ना, तो 432 आएगा, तो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0 4 और 240 मिलेगा। फिर उसको 432 से करेंगे डिवाइड, अगेन 1 पे जाएगा और यहां बचेगा 2, 13 में से 4 गया 9, 192। अब 240 से करेंगे, फिर 1 पे जाएगा और यहां बचेगा 48, 48 से फिर करेंगे 192 को और ये 4 पे गया, तो HCF क्या आ गया दोनों का 48। ये इन दोनों का HCF क्या आया 48, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी मैंने पहले ही बताया, अगर आप 48, देखो पहला ही ऑप्शन आंसर है, अगर आप 48 से इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते तो दोनों केस में रिमाइंडर क्या बचता 4। तो पहला तरीका, अगर आपका डिवाइड फास्ट है तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं तो HCF के क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर माइनस करके HCF निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीन प्रोपोर्शनल, देखिए मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखिए, जब भी आपको दो नंबर्स का या दो चीजों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो हमेशा फॉर्मूला होता है रूट ए बी। ए बी क्या है, वो दोनों चीजें, जैसे यहां पर ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन निकालना है, फटाफट से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक है 4 प्लस 2 रूट 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 3 रूट 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 इंटू 6 24, 4 दिए 12 माइनस 12 रूट 3, फिर हो जाएगा ये प्लस 12 रूट 3
और माइनस 2 इंटू 3 6, √3 ये आ गया 18, ये कैंसिल हो गया, 24 में से 18 गया, √6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन कभी भी आ जाए तो याद रखना है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। कई बार आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल भी पूछा जाता है, फोर्थ, तो यहां फॉर्मूला क्या यूज करना है, A इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू सी। अगर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो याद रखना, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो ये दोनों प्रोपोर्शन में ये दोनों क्वेश्चन खूब आते हैं, मीन प्रोपोर्शन वाला और फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अगर आपको चौथा निकालना है तो पहले और चौथे की मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको अपने पेपर में मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन्स सेम। देखिए, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, तीन चीजों की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान रखिए, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन ही किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में गिवन है पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ गया, 40%, यानी प्राइस जो है वो अगर हम 40% को चेंज कर ले रेशियो में तो 2/5 इंक्रीज हो गया प्राइस। इसका मतलब प्राइस 5 से 2 बढ़ गया, मतलब प्राइस पहले अगर 5 था तो अब 7 हो गया। अब कहता है कंजम्पशन जो है उसको कितने परसेंट हम लोग डिक्रीज करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। अब देखिए एक्सपेंडिचर सेम कैसे रह सकता है, 5 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूं और 7 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूं कि सेम आए, तो दोनों की एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहां 7 से और यहां 5 से, तो देखिए एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम आ जाएगा। तो कंजम्पशन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 7 से 5, यानी कि 2 की कमी आएगी 7 पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 200/7। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 8, 28.6% आपका आंसर आ जाएगा। तो पेट्रोल की कीमत में 40% की बढ़ोतरी हो गई, तो कंजम्पशन को अगर हम 28.6% कम कर देंगे तो दोनों केस में जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहेगा, सेम। तो यहां से ये फॉर्मूला याद रखना, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, देखिए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है बच्चों, 4200 गिवन है और ये इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब यहां पर हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है और हाइट निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो 2 से इसी को कैंसिल कर दो, तो 2100 इक्वल्स टू, अब लंबाई और चौड़ाई हमें गिवन है 15 और 16, तो 15 इंटू 16 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 240। उसके बाद चौड़ाई कितनी है 16, तो 16h और प्लस 15h। 2100 में से 240 माइनस करेंगे, 2100 में से 200 गया 1900 और 40 और माइनस करेंगे तो 1860 इक्वल्स टू 31h। 31 से देखिए ये 6 पे कैंसिल हो रहा है, तो 60 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई। यही आपका आंसर ऑप्शन सी। तो ये भी बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला लगाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है ट्वाइस ऑफ LB BH प्लस HL। उसके बाद जो गिवन था उसकी वैल्यू हमने रखी, तो जो निकालना था वो हमारा आंसर आ गया। रूटीन क्वेश्चन है बच्चों, और जनरली मेंसुरेशन में ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। मुश्किल से 5 या 10% मेंसुरेशन ऐसी है जिसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। 80% क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बस मेंसुरेशन में बहुत सारी फिगर्स हैं और उनके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको आप लोग पढ़ेंगे तो आप 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन के बस फॉर्मूले याद रखें और फिगर्स को थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन करेंगे, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार लैंग्वेज को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। सुमति ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट 475 मीटर पर मिनट। सुमति ए से बी की ओर जाती है, उसकी स्पीड गिवन है। द मोमेंट सुमति रीच्ड पॉइंट बी, रचना सेट ऑफ फ्रॉम पॉइंट बी एट ए स्पीड ऑफ 1.6 टाइम्स द स्पीड ऑफ सुमति ट्रेवल्ड एंड रीच पॉइंट सी। देखिए सुमति एक पॉइंट ए से बी की ओर जाती है और उसकी स्पीड आपको गिवन है। फिर पॉइंट बी से रचना शुरू करती है, इस स्पीड से 1.6 गुना 1.6 टाइम्स ज्यादा स्पीड से चलना शुरू करती है रचना, और वो पॉइंट सी पर पहुंच जाती है। ठीक है, ए से लेके सी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो गिवन है 45.6 किलोमीटर, और जो टोटल टाइम लगता है वो 75 मिनट लगता है। तो बताओ ए बी का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और एक आध क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, और इसकी लैंग्वेज भी देखिए कितनी बड़ी है। लेकिन अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक्स को पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले एक पॉइंट है ए से बी तक जाती है सुमति, और इसकी स्पीड हमें गिवन है कितनी, 475 मीटर पर मिनट। तो बच्चों पहले तो मीटर पर मिनट को चेंज कर लेते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अब 475 चेंज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/50 से, और ये स्पीड आ जाएगी, या नीचे बचेगा 28.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई। ध्यान रखिए अगर आपको कभी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर मिनट में, तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 50/3 से, और अगर मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 3/50 से मल्टीप्लाई। इसीलिए मैंने 475 मीटर पर मिनट को 3/50 से मल्टीप्लाई किया, तो स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पर स्पीड कितनी है, 28.5। उसके बाद बी से सी तक कौन जाती है, रचना, और रचना की स्पीड इससे 1.6 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर हम लोग 28.5 का 1.6 टाइम्स निकालते हैं तो नीचे 10, यहां भी नीचे 10 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से कैंसिल करिए 2, और 5 7, यहां 2 से कैंसिल होगा 8, 57 इंटू 8 हो जाएगा 456, और ये आ गया 45.6। ये रचना की स्पीड आ गई, और ये सुमति की स्पीड S1 S2। अब टोटल टाइम हमें गिवन है और हमें निकालना है ए से बी तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 45.6 माइनस x। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस देखिए गया हुआ है कितना है, 45.6। अब निकालते हैं। सबसे पहले सुमति ने ए बी यानी कि x किलोमीटर कवर किया, और इसकी स्पीड थी 28.5। उसके बाद बचा हुआ डिस्टेंस होगा 45.6 माइनस x, इसे कवर किया रचना ने, और इनकी स्पीड है 45.6, और 75 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 5/4 आ जाएगा आवर्स में। अब यहां सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आएगा 10, यहां भी पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल कर दो तो ये अपने पास आ गया 2x/57, और यहां हो जाएगा देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 456। देखो 10 की गुणा करोगे इससे तो ये 456/456 1, और माइनस 10x/456 इक्वल्स टू 5/4। इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 हाँ 2 से करेंगे, और ये हो जाएगा 228। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहां पर इन दोनों का एलसीएम आया 228, 4 गुना है तो ये आ जाएगा 8x माइनस 5x इक्वल्स टू 5/4 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 1/4। 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 7, तो 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई 57,
और x की वैल्यू आ जाएगी 19, यही हमें निकालना था 19 किलोमीटर। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, हो सकता है कि कहीं कहीं आपको ये लगाओ कि ये मैंने क्या किया। मैं आपको एक बार फिर ये क्वेश्चन समझाता हूं। एक दूरी है 45.6 किलोमीटर की, 45.6 टोटल डिस्टेंस है ए से लेके सी तक। ए से बी तक कवर किया सुमति ने और बी से सी तक कवर किया रचना ने। सुमति की स्पीड है 28.5 किलोमीटर पर आवर और रचना की स्पीड है 45.6 किलोमीटर पर आवर, और जो टोटल टाइम लगता है वो 75 मिनट, या उसको अगर आप आवर्स में चेंज करोगे तो 5/4 आ जाएगा। अब x डिस्टेंस कवर किया सुमति ने अपनी स्पीड से, ये टाइम आ गया। उसके बाद बचा हुआ डिस्टेंस रचना ने कवर किया अपनी स्पीड से, और कुल मिला के जो टाइम लगा वो 5/4। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वही हमें निकालना था। ए बी डिस्टेंस कितना है, यानी कि सुमति ने जो कवर किया वो डिस्टेंस हमें निकालना था। कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप सॉल्व करोगे बड़े आराम से आंसर आएगा 19 किलोमीटर। तो अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद करके देखना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two numbers p and q are such that 8% of p and 4% of q, देखिए 8% of p and 4% of q, इसको हम लिख सकते हैं 8% of p प्लस 4% of q। इसका रेशियो दिया हुआ है किसके साथ, 5% of p प्लस 7% of q, और रेशियो कितना है 2/3। तो सबसे पहले तो बच्चे देखिए, ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, तो सारे के सारे परसेंटेज यहां से खत्म हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 8p प्लस 4q अपॉन 5p प्लस 7q इक्वल्स टू 2/3। यहां से हमें p और q का रेशियो निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24p प्लस 12q इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10p प्लस 14q। अब p और q का रेशियो निकालना है, तो 24 में से 10 गया 14p इक्वल्स टू 14 में से 12 कैंसिल करेंगे 2q, 2 से ये कैंसिल हो गया 7 पे, 7p इक्वल्स टू 1q, और हमें p और q का रेशियो निकालना है, तो रेशियो आ जाएगा 1/7, 1:7, ऑप्शन सी। तो बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन था, बस आप लोग 100 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहां से पेपर में शुरू कर सकते हैं इधर से, क्योंकि आपको मालूम है जब ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्टली एग्जाम में यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, और बस मल्टीप्लाई फटाफट करके रेशियो निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको 10-15 सेकेंड से ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए गोल्फ क्लब 90% ऑफ द मेंबर्स आर मेन एंड द रिमेनिंग आर women. The average height of man is 170, average height of women is 165, average height of the club। देखिए यहां पर आपको क्या निकालना है, कंबाइंड एवरेज। जब आपको किसी दो चीजों का अलग अलग एवरेज गिवन हो और फिर आप उससे सबका एवरेज पूछ लिया जाए तो उसे कहते हैं कंबाइंड एवरेज निकालना। और कंबाइंड एवरेज क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिए, S1 N1 प्लस, जैसे पहले मैं आपको एवरेज का फॉर्मूला बताता हूं बेसिक, फिर आपको ये और समझ में आएगा। एवरेज क्या होता है बच्चों, सम अपॉन नंबर, ठीक है। अब अगर हमें एवरेज गिवन है और कंबाइंड एवरेज निकालना है, CA का मतलब कंबाइंड एवरेज, तो पहले हम लोग ये वाला सम निकालेंगे यानी कि S1, फिर दूसरा सम निकालेंगे S2, और इसे डिवाइड कर देंगे किससे, N1 प्लस N2 से, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सम 170 एवरेज है और 90% का मतलब है 10% वुमेन होंगी, यानी कि 9 और 1 का रेशियो आएगा। अब अगर इसको हम लोग 9 मान लेते हैं मैन को, तो 170 एवरेज है और 9 टोटल है, तो ये हो गया सम, प्लस 165 वुमेन की हाइट का एवरेज है और 1 वुमेन है। बच्चों ये 9 और 1 कहां से आया, 90% और 10% में रेशियो आ जाएगा 9 और 1 का।
और 9 और 1 टोटल कितने लोग हो गए 10। यही मतलब था मेरा। देखिए ये S1 ये S2 और N1 प्लस N2 का मतलब है संख्या दोनों अगर ऐड कर दें, 9 लोग यहां पर है, 1 यहां है, तो टोटल हो गए 10। अब 17 इंटू 9 हो गया 153 यानी कि 1530 प्लस 165 डिवाइड करना है 10 से और ये आ गया 169.5। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बाकी आप इस क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं। मेन वुमेन, मेन की एवरेज हाइट कितनी है 170, वुमेन की 165, बीच वाला एवरेज आपको निकालना है और रेशियो है 9 और 1 का। तो अगर इसको x मान लेते हैं तो 170 बड़ा होगा तो ये ऐसे भी निकल जाएगा 170 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 165 और रेशियो आपको गिवन है 9/1। लेकिन यहां पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बेसिक एवरेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे कि वहां पर 9 लड़के हैं और 1 लड़की है, या 9 आदमी है और 1 महिला है, तो 9 आदमी 170 उनका हाइट है, तो ये उन सब की हाइट हो गई, सम आ गया। ये वुमेन की हाइट का सम आ गया और पूरे सम को अगर टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो कंबाइंड एवरेज होता है। तो एवरेज से निकालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, निकल एलिगेशन से भी जाएगा, पर थोड़ा सा क्योंकि पॉइंट में आंसर है तो कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी सी ज्यादा, बिकॉज आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तो आप दोनों तरीके याद रखें, जब एलिगेशन आसान लगे तो ये लगा ले, अगर एवरेज आसान लगता है तो एवरेज से कर ले। नेक्स्ट, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, और बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, वर्क। 18 और 24 का एलसीएम आएगा 72, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। देखिए ये टाइम है, टाइम के बाद वर्क क्या होता है, टाइम का एलसीएम, और उसके बाद क्या निकाली जाती है, एफिशिएंसी, यानी कि 1 डे वर्क, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब वो कहता है आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 15 डेज। बी ए को कितने दिन के बाद ज्वाइन करे कि पूरा काम 15 दिन में खत्म हो जाए। अब यहां पर एक बात गिवन है कि ए पूरे 15 दिन काम करेगा। ए अगर 15 दिन काम करता है और एक दिन में ए 4 काम कर लेता है, तो 15 इंटू 4 60 वर्क, ये तो खाली किसने किया, ए ने, तो बी ने खाली 12 ही काम किया है। अब बी 12 काम कितने दिन में करेगा, काम 12, एफिशिएंसी 3, तो बी 12 काम को 4 दिन में कर लेगा। टोटल काम 15 दिन में खत्म करना है, तो 15 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 11 दिन के बाद बी ज्वाइन कर सकता है। 11 डेज के बाद बी कैन ज्वाइन। ठीक है बच्चों, आंसर 4 दिन नहीं होगा, 4 दिन में तो बी ने काम को खत्म किया है और 15 दिन में टोटल काम करना है, तो 11 दिन बाद अगर बी आएगा तो आखिरी के 4 दिन में बी अपना काम करेगा और ए तो अपना काम कर ही रहा है, तो टोटल 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग ए स्पीड ऑफ इतना। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 48, टाइम हो जाएगा 3 घंटे और 15 मिनट का मतलब होता है 1/4, तो ये आ जाएगा 3 घंटे और 1/4, 4 थी 12 और 1 13/4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 इंटू 13 हो जाएगा बच्चों 156 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग आगे चलते हैं। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है और 12,500 है एमआरपी, तो आपको बताना है टोटल डिस्काउंट कितना मिला। अब इस क्वेश्चन को निकालने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2 तरीकों पर ज्यादा काम करेंगे तो आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक तो है बेसिक सीधा मेथड, उसको क्या कहते हैं, एमआरपी 12,500, पहला डिस्काउंट मिला 10% का, तो सेलिंग प्राइस हो गई 90%। दूसरा डिस्काउंट मिला 15% का, तो सेलिंग प्राइस 85%, और तीसरा डिस्काउंट मिला 4% का, तो सेलिंग प्राइस 96%, और फाइनल ये क्या आ जाएगी यहां पर, सेलिंग प्राइस। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, फिर एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले यहां 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 24 और 25, उसके बाद फिर ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल,
ये 9/10 है, ये 25 है। देखिए 25 से इसको कैंसिल कर देते हैं 5, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 पे। तो 12 इंटू 9 108 इंटू 85, 108 का 5 गुना क्या होगा 540, और 108 का 8 गुना क्या होगा 864, 864। तो 0, 8, 1 और 9, तो 12,500 की चीज 9180 में बेचनी पड़ी। तो माइनस कर दो, यही हमारा डिस्काउंट आ जाएगा 0233, 3320 रुपए। तो बच्चों एक तरीका तो ये है कि डिस्काउंट को 100 में से माइनस करके लिख दो, वो सेलिंग प्राइस होती है। तो यहां पर ये एमआरपी, ये सेलिंग प्राइस, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये डिस्काउंट आ गया। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप इनको ऐसे लिख लो, जैसे 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10 की चीज पे 1 का डिस्काउंट मिला, वो 9 में बिक गई। 15% होता है 3/20, तो 20 की चीज 17 में बेचनी पड़ी। और 4% होता है 1/25, यानी 25 की चीज को 24 में बेचा। ठीक है। यहां अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, जैसे 2 से कैंसिल हो रहा है ये 5 पे, और ये 12, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 10, और यहां 6। अब कुछ कैंसिल होता है नहीं, तो 25 इंटू 10 या 25 इंटू 5, 125 इंटू 10, ये हो गया 1250। और इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 6, 102 इंटू 9, ये हो जाएगा 918। अब 1250 आ गई हमारी एमआरपी रेशियो में, और ये आ गई सेलिंग प्राइस। अब ये हमें गिवन है कितनी 12500। 1250 की वैल्यू अगर 12500 है तो एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हुई, तो यहां पर भी एक जीरो ऐड हो जाएगी, तो 918 की वैल्यू आ जाएगी 9180। दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट 3320 रुपए। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिस्काउंट का, आप चाहे तो ऐसे निकाल ले, नहीं तो आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। बाकी इसमें ज्यादा स्पीड आती है अगर आपकी मल्टीप्लाई और कैंसिल करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी है, तो आपको ये मेथड बहुत आसान लगेगा। बस डिस्काउंट को माइनस करके लिखना है, इधर एमआरपी आ जाएगी, यहां पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब ये रेशियो आ गया, एक्चुअल एमआरपी 12500 है, ये 1250 है, एक जीरो बढ़ गया तो सेलिंग प्राइस में भी एक जीरो बढ़ा दो, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर से डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है। 25% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस इतनी हो गई, मार्क प्राइस निकालनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 25% का डिस्काउंट, 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 की चीज पे 1 का डिस्काउंट दिया है तो वो 3 में मिलेगी। ये एमआरपी, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 9510। 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 3 9, और 170, 3170। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो एमआरपी आ जाएगी। तो ये आ जाएगी, सॉरी ये 1310 लिख दिया मैंने, 3170 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3000 का 4 गुना 12000, और 17 चौके 68, तो 12680 रुपए, ये आपका आंसर आएगा। तो ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। 25% का डिस्काउंट है, यानी कि 1/4 का डिस्काउंट, 4 की चीज पे 1 का डिस्काउंट, 4 की चीज 3 में मिलेगी। सेलिंग प्राइस गिवन है, 1 की वैल्यू आ गई, 4 की वैल्यू निकालनी थी, मार्क्ड प्राइस, ये अपना आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 15,000 रुपए में बेचा गया और 2,000 का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब वो वस्तु कितने की थी। देखिए 15 में तो बेचा और 2,000 का नुकसान भी हो रहा है, तो मतलब हमने खरीदी कितने में थी 17,000 में। तो 17,000 में कोई चीज खरीदी थी, 15 में उसको बेचा है, यानी कि 2,000 का लॉस हुआ है। अब ये लॉस कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल, यहां से 0 कैंसिल, 200/17, तो 17 और 11 पे जाएगा, 11:13/17%। एक ही ऑप्शन में 11 है, तो यही आंसर होगा।
बेसिक सवाल है, बस जल्दबाजी मत करना, कहीं 2000 के नीचे आप यहां क्या लिख दो 15,000। तो बच्चों ये सेलिंग प्राइस है, और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर परसेंट निकालना है तो नीचे हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। 15,000 में बेचा, 2,000 का नुकसान हो गया, तो यानी कि खरीदा कितने में था, 17,000 में। कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर आप लोग एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना। नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स इन ज्योग्राफी एग्जाम ऑफ ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 64। देखिए 25 बच्चे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इनका एवरेज मार्क्स जो आए वो कितने आए, 64। If the marks of 3 candidates were misread as 44, 46, 61 in lieu of the actual marks 54, 64 and 67। देखिए 3 बच्चों के मार्क्स जो एक्चुअल मार्क्स थे वो थे 54, 64 और 67, लेकिन इनके मार्क्स क्या लिखे गए, रीड क्या किए गए, या यूं कहेंगे मिसरीड किए गए, 44, 46 और 61। इसका यह मतलब है कि एक्चुअल मार्क्स ज्यादा थे और लिखे गए कम। तो कितने ज्यादा थे, +10, ये हो गया +18 और ये आ गया +6। इसका मतलब जो एवरेज है वो कम है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों के नंबर कम लिखे गए हैं। जब किसी के नंबर कम लिखे जाएंगे तो एवरेज कम आएगा, एक्चुअल एवरेज इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए 18 और 10 28 और 6 34 मार्क्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको, और एवरेज जो है वो पूरे 25 बच्चों को दिया जाता है। इन तीनों बच्चों के मार्क्स जैसे ही बढ़ाओगे आप तो पूरे के पूरे 25 बच्चों को उनका फायदा मिलेगा। एवरेज कम या ज्यादा अगर होता है या कोई चीज अगर गलत या सही लिखी जाती है तो हमेशा सभी बच्चों में वो बराबर बढ़ता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25 से पहले जाएगा ये 1 पे 9 और फिर 25 से 75 3 6 1.36 एक्स्ट्रा होगा एवरेज। तो पुराना एवरेज 64 था, इसमें 1.36 ऐड कर दो, 65.36 ये आंसर आ जाएगा। देखिए जब भी एवरेज निकालने में गलती हो जाए तो याद रखना, अगर वो गलती प्लस में हुई मतलब कम लिखा गया ज्यादा था, तो जितना प्लस में आएगा उसको डिवाइड कर देना नंबर से, तो एवरेज में उतना ऐड हो जाएगा। अगर माइनस में आया होता तो एवरेज में उतना माइनस हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What will be the difference between CI if at sum of rupees 12,000। देखिए 12,000 रुपए को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया 2 साल के लिए, लेकिन अगर एनुअली और हाफ ईयरली दिया जाए तो बताओ कि डिफरेंस क्या आएगा ब्याज में। देखिए सबसे पहले 12,000 रुपए को 10% के ब्याज पे दिया गया 2 साल के लिए, तो 1 साल का ब्याज आएगा 1200 रुपए, अगले साल का ब्याज आएगा 1200 और 1200 का 10%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। पहले साल 1200 रुपए ब्याज मिलेगा, अगले साल 1200 और इस 1200 का 10% ये आएगा 120। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 2400 और 120, तो टोटल आ गया 2520। ये आ गया 2 साल का इंटरेस्ट, 2 इयर्स का इंटरेस्ट। अब वो कहता है अगर ये हाफ ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली का मतलब जो रेट है 10%, ये 5% हो जाएगा, और जो ये 2 साल का टाइम है ये 4 साल नहीं 4 हाफ ईयर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें फिर से 12,000 पे इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन रेट क्या लेना है 5%, और 4 बार निकालना। जैसे ये 2 बार निकाला, अब 4 बार निकलेगा, तो 12,000 का 5% निकालेंगे, ये आ जाएगा 600। फिर अगले साल मिलेगा 600 और 600 का 5% यानी कि 30। उससे अगले साल निकालेंगे तो फिर से 600 और ये 30 का हो जाएगा डबल, और 30 का फिर से 5%, ये आएगा 1.5, और फिर निकालेंगे तो 600। अब हो जाएगा 30 का 3 गुना यानी कि 90, ये 1.5 का भी 3 गुना 4.5, और 1.5 का फिर से 5%, और ये 0.75 आ गया।
बच्चों अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 4 साल का निकालना है तो पहले साल का निकालेंगे, दूसरे साल में उसे दोबारा लिखना है और उस पर रेट लगाएंगे, तीसरे साल में फिर लिखेंगे इसका डबल और यहां फिर से रेट लगेगा, और चौथे साल में ट्रिपल ट्रिपल और यहां पर लास्ट में जो रेट है वो अप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 2400 प्लस 90 90 180, ये हो गया 6 और ये 0.75, तो ये टोटल हो गया 24 और 2580 2586.75 और पहला ब्याज था 2520 रुपए। इन्हीं दोनों का अंतर आपको बताना था, तो ये आ जाएगा 66.75 एग्जैक्ट आएगा। यहां राउंड ऑफ में दिया हुआ है तो पहला ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा 66। तो बच्चों ध्यान रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको आना चाहिए। इस मेथड से बहुत जल्दी आंसर आता है। इसको देखना कि मैंने क्या किया यहां पर, और उसके बाद अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं एक वीडियो स्पेशल इस चीज पर आपके लिए बनाऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से कैसे निकाला जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। देखिए तरीके तो बहुत हैं, लेकिन कंपटीशन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो आसान भी लगे और बड़े बड़े क्वेश्चन निकाले। तो अगर आपको लगता है कि ये तरीका आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर एक स्पेशल क्लास में आपके लिए बनाऊंगा। खाली 5 या 10 मिनट मुझे लगेंगे और मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे इस चीज का रिप्लाई करें कि हाँ सर हमें वो मेथड सीखना है, फिर मैं आपके लिए वो एक वीडियो अलग से बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, चलिए तो आज के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। Tina spends 30% of her salary on food, 30% of the remaining on fuel and saves the rest. What is Tina's salary? तो मान लेते हैं उनकी सैलरी X है, सबसे पहले 30% खर्च कर दिया तो बच्चों बचा कितना? 70%। फिर जो बचा यानी कि ये पूरा, इसमें से 30% फिर से खर्च कर दिया तो फिर से 70% बच गया, और फाइनली उसके पास कितने रुपए बचे? 4900। ठीक है, ये है रिमेनिंग जो लास्ट में उसके पास बचा, और एक्स हमने मानी है उसकी सैलरी। अब सॉल्व कर दे, 0 से ये 0 कैंसिल, 7 7 49 से 49 कैंसिल, यहां आ जाएगा 100, 100 इंटू 100, आंसर आपका आ जाएगा 10,000। ये हो जाएगी टीना की सैलरी। तो बच्चों आज की क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, उनको आप लोग स्पेशली ध्यान देना। बाकी 12 से 15 क्वेश्चन नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन थे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में हमेशा ही आपकी क्वेरी का इंतजार रहता है कि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे कि ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ या कोई दूसरा मेथड आपको चाहिए किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप हमेशा, आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हमने सीखे, आप इन पर मेहनत करना, अपने आप सारे क्वेश्चन एक बार करके देखना, नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन देखना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और बच्चों आप सभी का एक फर्ज है जो आपको हमेशा पूरा करना है। हम लोग इन सभी जगह पर एक्टिव रहते हैं, तो आपका फर्ज यही है कि यहाँ पे जाके आप हमारे साथ जुड़े और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़े, क्योंकि जितने बच्चे इन क्लासेस का फायदा उठाएंगे उतना बच्चों की हेल्प होगी और हमें भी मौका मिलेगा बच्चों तक पहुंचने का। ठीक है ना, YouTube एक ऐसा जरिया है कि भले ही हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यहां पर पढ़ाते हैं, लेकिन हम दिल्ली से बाहर के बच्चों से भी, यानी पूरे भारतवर्ष के बच्चों से हम जुड़ सकते हैं, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का अगर अच्छा यूज किया जाए तो कोई बुरी चीज नहीं है, बस हम लोग कुछ ऐसी चीजें यहां पर ना बोले जो जिससे किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन आए या बच्चों का जो दिमाग है वो भटक जाए। एक टीचर का काम है, वो कहीं भी अगर है और बच्चों से जुड़ना चाहता है तो बस पढ़ाई की बातें करें, काम की बातें करें। चलिए, तो उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट यहाँ इन सभी चीजों पर करेंगे और अगली क्लास में मिलते हैं। अभी चलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।
है।